Hello everyone, how are you all? Welcome, welcome, welcome. Welcome to Noon Academy. Welcome Sudipta, Aryan, Jayesh, Om, how are you Satyam, Anagha, कैसे हो? Fine, आप कैसे हो? I'm fine. What about you Sudarshan? Welcome Suresh, Purvesh, कैसे हो हर्षवर्धन? हो जाएगा, वो भी फेस कैम वाला भी आ जाएगा यार, डोंट वरी। मतलब तुम लोग इतने बेकरार हो फेस देखने के लिए। ठीक है, डोंट वरी, वो भी हो जाएगा। हो सुदीप्ता, ओके। वेलकम वेलकम। चलिए फिर आज की इस प्यारी सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, सो गुड आफ्टरनून। वेलकम दुर्गा, आफ्ताब, जयेश, कैसे हो आप सब? कैसे हो दोनों सभी लोग? वेलकम प्रथमेश, खुशी, हाउ आर यू सत्यम, विशाल। सो जो बेसिकली आज की क्लास है ये हमारी है मेंडेल वाले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जो मेंडेल का टॉपिक है ना उसके ऊपर है। उसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे, सॉल्यूशन भी देखेंगे। आज हिंदी का पेपर था, ओके। कैसा गया सुदीप्ता? टाइम चेंज नहीं हो सकता क्या? आर्यन कौन सा टाइमिंग चाहिए? अभी तो 10th भी हम लोग शुरू करने वाले हैं नून एकेडमी के अंदर। 10th भी शुरू होगा नून एकेडमी के अंदर। बहुत जल्दी, बस 20 अप्रैल आने दो। उसके बाद तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है 10th के लिए, 9th का कॉन्सेप्ट जो 10th के लिए जरूरी है उसकी एक सीरीज लॉन्च करूंगा। फिर उसके बाद अपन 10th स्टार्ट कर देंगे। मतलब जिसका 9th पढ़ के नहीं हुआ होगा उसके लिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं, देन उसके बाद जैसे ही वो सीरीज खत्म तो तुम्हारा 10th का शुरू। मतलब जब तुम 10th में जाओ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यार तुमको 9th का कुछ नहीं आता है। सब कुछ आना चाहिए तुमको, ईच एंड एवरीथिंग तुमको आना चाहिए। यस, पूरा बेसिक्स हर्षवर्धन बॉस, जिससे कि तुम लोग 10th में जाओ ना तुमको एकदम फटाफट फटाफट सारी चीजें आ जाए अपने आप। 9th वालों का एग्जाम ऋषिकेश आज पूरा डिसीजन आ जाएगा। आज शाम तक देखते हैं, अभी तो 2:30 हो गया, कोई डिसीजन आया नहीं है। ठीक है, पक्की हो गई है। और आज सिर्फ सब सेंटेंस आए थे पेपर में। ओहो सुदीप्ता, बहुत बढ़िया। सर हमारे नहीं होने वाले, पता नहीं विशाल, देखते हैं। 9th वालों का भी जो हमारा है पूरा पेपर, उसका भी कुछ ना कुछ होगा, डेफिनेटली होगा, डोंट वरी। 9th और 11th वाले भी आई थिंक 10th और 12th में चले जाएंगे। और या तो फिर तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट हो सकता है आफ्ताब, है ना? अगर मान लो तुम्हारा, हाँ, बेस क्लियर होना चाहिए तन्वी। तुम लोग क्या हो सकता है ना कि 9th वालों का पूरा ये हो सकता है इंटरनल असेसमेंट, मतलब कॉलेज से ही डिसीजन ले लेंगे और तुमको पास कर देंगे। हाँ। ठीक है, 12th का नहीं हो रहा कल। देखते हैं विशाल क्या होता है। सर 12th वालों का मेरी सीस है, ओके श्रेयशी। सो 12th में तो आपकी सीस भी तो मेरे से पढ़ रही होंगी, है ना श्रेयशी? सर मेरा आज मराठी एग्जाम थी। ओहो, ओके। सो फाइनली 12th का भी मैंने आज सुबह एक वीडियो में बताया है ना कि कैसे क्या हो रहा है, तो डोंट वरी, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबका पेपर होगा, अच्छे से होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। 10th एग्जाम होनी चाहिए, क्यों नहीं? 10th की एग्जाम क्यों नहीं होनी चाहिए? 10th तुम्हारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है, और 10th का एग्जाम नहीं होगा तो कैसे चलेगा? सो अबाउट, फिर बाद में तुम लोग कहोगे कि 10th का हमारा तो जिंदगी में एग्जाम भी नहीं हुआ। तुम्हें लोग फिर बाद में जब जॉब नहीं मिलेगी ना कहीं भी, तो फिर यही कहोगे, जब कहीं कोई जॉब नहीं देगा, काम नहीं देगा कोई कंपनी वाला, तुम लोग कहोगे कि हमारी तो 10th की एग्जाम नहीं हुई, हमारा गवर्नमेंट ने हमको ऐसे कर दिया। तो इसमें किसी की गलती नहीं है। आज सोचते हो कि पेपर ऐसे ही पास कर दें, और ऐसा है तो एग्जाम होगी।
पक्का होगी। चलो, श्रेयशी, न्यू इंडियन एरा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सो अबाउट मी, नेम, माय नेम इज प्रशांत, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ऑल इन ऑल। This is session topic and session timing 2:30 to 3:30. This is my picture. You are watching Noon Academy. So let's begin. हाँ जी, हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे प्यारा सा टॉपिक है मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, ये आज हमारे टॉपिक का नाम है। हाँ वही ना विनय, एग्जाम होता है तो होने दो, हमारा विनय डरता थोड़ी है। और वैसे भी विनय अभी तुम 9th में हो ना। थैंक यू हर्षवर्धन। अभी तुम सब 9th में हो ना, 9th में। क्या टेंशन है अभी तुम लोग को? अभी तुम सब जब 9th में हो तो क्या बात, किस चीज का टेंशन? हाँ तो 9th होने दो अच्छे से, फिर तुम्हारा 10th ना होगा। तुम्हारा 10th तो अगले साल है, क्या पता अगले साल तक कोरोना भाग जाए। सो कोई टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है, कोरोना भाग जाएगा तब तक, और तब तक तुम्हारा पेपर भी हो जाएगा। हाँ विशाल, यस, मैं तो तुम सबके साथ हमेशा हूँ यार, जिंदगी भर। जब तक तुम मेरे से एनी टाइम कभी भी कांटेक्ट करो एंड पूछ सकते हो। पेज नंबर 184 में आ जाओ सभी लोग। चलो अब मैं तुमको क्वेश्चन देना शुरू करता हूँ एंड तुम लोग उसके आंसर बताओगे, और मैं उनके आंसर वैसे भी सबके मैं बताते चलूंगा, बट पहले तुम लोग बताओगे, ठीक है? सो मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, ये टॉपिक मैंने कंप्लीट पढ़ाया अच्छे से डिटेल में। इनके अंदर हमने देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सब कुछ अच्छे से हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है? ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे अच्छे से देखा था। अभी हाँ हाँ यस, और अभी हम लोग को यहाँ पे जयेश देखना है इसके ऊपर क्वेश्चंस, कि आप लोग को 9th में किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? चलो, हर्षित कह रहा है यहाँ हमारे प्रशांत सर हैं और यहाँ हम हैं और यहाँ पढ़ाई हो रही है हाँ परफेक्टली। सो यस, चलिए तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज दी, कौन बताएगा देखते हैं अभी, व्हाट इज दी साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट? बताओ। ओम रुपनवर ने बताया है बट रॉन्ग है। सुदीप्ता ने बताया है, बहुत सही है, करेक्ट। बहुत बढ़िया विनय, दुर्गा, प्रवेश, बहुत ही बढ़िया। सुदर्शन, सुदर्शन ने तो बताया नहीं। जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इन इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। हाँ, दिस इज द हेरिडिटी। यस, पाइसम सेटाइवम। सो आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12वीं क्लास के बच्चों को भी ये क्वेश्चन आता है। अरे बाबा, पिशी सेटाइवम नहीं है रे बाबा कोई बोलेगा पिसवी, पिसवी सेटाइवम, ऐसा नहीं है, ठीक है? यहाँ देखो अभी पाइसम सटाइवम, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान देना है। पाइसम, इधर गया पेन यार, रुको, पाइसम सटाइवम, ठीक है? इसको अच्छे से याद रखो, दिस विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन 12वीं क्लास के बच्चों को भी आता है। जब तुम 12th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में बायोलॉजी जो है 12th क्लास की, तो बायोलॉजी जो है 12th की, उसके चैप्टर नंबर 1 में तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स करके एक चैप्टर है क्लास 12th में, बायोलॉजी का 1, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, वहां पे तुम लोग पढ़ोगे इसके बारे में, ओके? चलो परफेक्टली, सम वम पाइसम सेटाइवम ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 10th में बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, बट तुम्हारे 9th का क्वेश्चन है। हु इज पायोनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स? मॉडर्न जेनेटिक्स, बताओ कौन बताएगा? ये क्वेश्चन 10th साइंस 2 चैप्टर नंबर 1 से है, 10th क्लास में, परफेक्टली। आगे का बताओ दुर्गा। ग्रेगोर जोहान मेंडेल, पूरा नाम बताओ। ये 10th में क्वेश्चन है, तुमको पता है 9th का भी 10th में आता है बोर्ड में। 9th का 20% बोर्ड में आता है, 10th के बोर्ड में, मालूम है कि नहीं मालूम है? तो ये क्वेश्चन 10th वालों को है। सेम क्वेश्चन है, हु इज पायनियर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, सेम क्वेश्चन है।
तो आंसर विल बी, इसलिए देखो मैं तुमको, देखो मैं कैसा हूं ना, मैं ना पूरा 11th 12th 10th 9th सब पढ़ाता हूँ। इस वजह से ना मेरे को सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स, क्या किधर कैसे कौन सा टॉपिक किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, किधर पे ज्यादा क्वेश्चन किस वाली बैच में आया है, सब पता है। तुम लोग को ना मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसीलिए हमेशा देते चलता हूँ कि 9th का टॉपिक 12th में कौन सा है। क्योंकि देखो जब तुम 9th के बच्चे 12th में जाते हो ना, तो तुम्हारा 10वीं 11वीं का तुम्हारा क्या होता है, गैप हो जाता है, तुमको 9th भूल जाता है। एंड यू विल नॉट बिलीव यार कि अब की बार जो हमारा 12th का सिलेबस चेंज हुआ है ना, उसमें पूरा 9th का भरा हुआ है। 12th में सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट 9th के मिलेंगे। अगर जिसने 9th अच्छे से पढ़ लिया ना, समझ जाओ कि उसका 12th में ना 4 से 5 चैप्टर तो ऐसे ही पढ़ के हो जाता है। सोचो इतना इंपॉर्टेंट है 9th, हमारा 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, सोचो। बट फर्क क्या होता है जानते हो, कि बच्चे लोगों को ना 9th याद ही नहीं रहता 12th तक जाते जाते। और जिस बंदे ने याद करके रखता है ना अच्छे से, उसकी तो चांदी चांदी है, उसको तो सब कुछ समझता है 12th में जाने के बाद। कसम से कह रहा हूं, मेरी बात मान लो, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, तो इसका आंसर है ग्रेगोर जोहान मेंडेल। ठीक है, चलो दिस विल बी द आंसर। चलो, इस टॉपिक से दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सोना ही सोना, चांदी नहीं। क्यों, तुमको चांदी भी चाहिए? नहीं चाहिए तो भाई बता दो। चलो नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर हमारा टॉपिक रहेगा ये वाला, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो, अब पहला क्वेश्चन ही यहां से बनेगा कि डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो बताओ, कितना अच्छे से इसका मीनिंग मैंने बताया था ना। सिंगल पेयर, व्हाट सिंगल पेयर? हर्षित, सुनिधि, यस ओके, सिंगल पेयर बट व्हाट? कुछ भी सिंगल पेयर मतलब एक पेन या पेंसिल या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्या? Yeah, I know Vinay, mono means single, but exactly what is mono hybrid cross? I'm asking about cross. Jay पूछ रहा है about the cross between toppy plant. Toppy plant कौन सा आ गया भाई? Between toppy plant with only water of constructing and characters, this type of cross. अरे cross नहीं बाबा, cross है वो। Is called mono hybrid cross. Okay, it's okay, but wrong है, ठीक है, but ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग, सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सुदीप्ता। सही आंसर करके भी रॉन्ग कर दिया तुमने। ठीक है, ओम कह रहा है द क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। इट्स ओके, बट पी प्लांट का नाम क्यों ले दिया? जरूरी थोड़ी है कि पी प्लांट के साथ ही क्रॉस करेंगे, कोई भी प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। परफेक्टली हर्षित। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूं तुम लोगों को एग्जैक्टली कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब जरा तुम लोग यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से। द क्रॉस बिटवीन ओनली सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यहां लिखता हूं मैं दूसरी पेन से, क्रॉस बिटवीन ये भाग रहा है पेन, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसको मेंडेल ने परफॉर्म किया था सबसे फर्स्ट टाइम। किसने परफॉर्म किया था इसको? मेंडेल ने। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये सिंगल पेयर क्या होता है, जरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हमेशा के लिए याद रहेगा। फिर एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो फिर कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सारी चीजें अच्छे से। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है डिफरेंट कैरेक्टर, बहुत बढ़िया नमीरा, बहुत ही ग्रेट। बट व्हाट अबाउट सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? चलो यहां देखो अच्छे से, अब दिखाता हूं तुम लोग को। देखो क्या होता है ना, कि मान लो कोई एक प्लांट है, तो क्या हो सकता है, या तो वो टॉल होगा, और टॉल का कॉन्ट्रास्ट कौन कहलाएगा? टॉल का कॉन्ट्रास्ट यानी टॉल का अपोजिट डिफरेंट कौन कहलाएगा? ड्वार्फ। बहुत सही, बहुत सही। टॉल को हम लोग किस जीनोटाइप से दिखाते हैं?
टी और टी से, और डॉर्फ को स्मॉल टी और टी से दिखाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इन्हीं के बीच में क्रॉस कर दो, मतलब इनके बीच में क्या कर देना है, हमें क्रॉस करवा देना है। फिलहाल प्लांट का इसे रिप्रोडक्शन कह सकते हो, या आप लोग यहाँ पे क्रॉस करवा दो बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो आप ही बताओ, टॉल एंड डॉर्फ, ये हमारे, ये एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया, है ना। टी एंड टी ये एक पेयर है, और ये स्मॉल टी एंड टी ये दूसरा पेयर है। तो इस तरीके से सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के उनके सिंगल सिंगल पेयर्स का क्रॉस होगा, इसे कहते हैं हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया क्या? अब यही अगर यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोला होता, क्या बोला होता, टू पेयर्स, तो कैसे यहाँ पे क्रॉस होता, जरा ध्यान दो अच्छे से। तो पहली बात इस तरीके से आता, मान लो राउंड एंड येलो कलर हो गया, तो राउंड एक कलर, और यहाँ पे क्या होगा, एक रिंकल्ड और यहाँ पे ग्रीन कलर, ऐसे दो कलर। देखो यहाँ पे क्या होगा, दो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। देखो अच्छा पृथ्वीराज, देखो मैं तुमको समझाता हूँ, तुम ना इसके पहले भी एब्सेंट थे आई थिंक पिछले बार, अगर तुम प्रेजेंट हो जाए तुमको सब समझ जाता। देखो लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। सबसे पहली बात है इंपॉर्टेंट, सुनो, जितना कहता हूं उतना सुनोगे, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। समझ में आया? सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर, पृथ्वीराज अपने टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 184 में जाओ। पृथ्वीराज आर यू गोइंग? पेज नंबर 184 के, पेज नंबर 184 में जाओ, साइंस के 184 नो दुर्गा 184, बट आई एम टेलिंग टू यू, प्लीज यहाँ देखो 184 में जाओ, जल्दी गए। वहां पे देखो एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, वहां पे आलू टमाटर बने हुए हैं ना राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन, पर्पल, व्हाइट लिखा हुआ है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके पृथ्वीराज। सो वहां पे जरा एक बार देखो कि राउंड के बगल में आर है, एंड रिंकल्ड के बगल में स्मॉल आर है, येलो के बगल में कैपिटल वाई है, ग्रीन के बगल में स्मॉल वाई है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट पृथ्वीराज? हाँ, उसको याद कर लो, जब तक वो याद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं आएगा, तुमको एक भी क्रॉस नहीं कर पाओगे। समझ में आया क्या? तो याद कर लो कि साउंड को, सॉरी, राउंड को कैपिटल आर, रिंकल्ड को स्मॉल आर, येलो को कैपिटल वाई से, ग्रीन को स्मॉल वाई से, पर्पल को सी से, व्हाइट को स्मॉल सी से, ग्रीन को कैपिटल जी से, एंड येलो को स्मॉल जी से। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं कलर में? ऐसे ही हाइट में टॉल है तो टॉल को कैपिटल टी से, डॉर्फ को स्मॉल टी से। जब तक ये याद नहीं होगा तब तक तुमको कुछ नहीं समझेगा। अब चलो समझ लो कि तुमको याद हो गया, अब समझ लो कि तुमको याद हो गया, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, तो ये जो वहां पे राउंड है, फिर रिंकल्ड है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है ना, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, तो ये सबके सब जानते हो क्या है? यहां पे ध्यान दो, ये सबके सब हमारे कैरेक्टर कहलाते हैं। इन सबको क्या कहते हैं? कैरेक्टर। अब जरा ध्यान देना पृथ्वीराज, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक हाइट से रिलेटेड कैरेक्टर बताओ, तो तुम कहोगे ना कि या तो टॉल बंदा होगा, या तो वो बंदा छोटा होगा, यानी कि डॉर्फ होगा, यही कहोगे ना। अगर हाइट से रिलेटेड किसी कैरेक्टर की बात की जाए तो तुम क्या कहोगे? या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। ओके, तो अगर टॉल एंड डॉर्फ ये एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है कि नहीं? कॉन्ट्रास्ट म्हणजे कहा है? कॉन्ट्रास्ट म्हणजे अपोजिट है कि नहीं है? तो अगर ये इट्स ओके शिव कन्या, आपसे लेट मत आया करो। तो अगर मैं तुम सभी से कहूं, अगर मैं तुम सभी से कहूं कि मुझे इस तरीके के सिंगल पेयर, अब देखो वन पेयर में दो चीजें होती है कोई भी। अगर मैंने तुमको कह दिया कि मुझे वन पेयर केले लेके आओ, तो तुम दो केला लेके आओगे। अगर मैं तुमको बोलो वन पेयर ऑफ पेन दो, तो तुम क्या बोलोगे? दो पेन दे दोगे। मैं बोलूंगा वन पेयर ऑफ पेंसिल दे दो, तुम मुझे दो पेंसिल दोगे। वन पेयर में दो होते हैं, जैसे वन डजन में 12 होता है, वैसे ही वन पेयर में दो होता है। तो अब यहां पे सुनना ध्यान से, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दो, तो तुम पूछोगे कि किस चीज का कैरेक्टर दूं? हाइट का दूं, कलर का दूं, कैसा दूं, साइज का दूं, कौन सा दूं? मैं बोलूंगा चलो हाइट का दे दो। समझा क्या? तुम हाइट का क्या करोगे? बोलोगे एक टॉल है, एक डॉर्फ है, और इनका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में वन पेयर चाहिए ना तुमको। मैं बोलूंगा हाँ वन पेयर दो।
तो आप बोलोगे टॉल का एक टी होता है बट तुमको 1 पेयर चाहिए, मतलब एक और टी देना पड़ेगा। ऐसे ड्वार्फ का स्मॉल टी से दिखाते हैं तो तुमको 1 पेयर चाहिए तो यहाँ पे स्मॉल टी देना पड़ेगा। अब व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? द क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस। सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अंडरस्टूड और नॉट? जल्दी बताओ, अभी समझा कि नहीं समझा? ओके, आई थिंक अब तो तुमको चिंदी बन गया होगा ये चीजें, ऐसा समझा होगा कि कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये इनके बीच में क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो हमारा ये बन गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसी तरीके से यार अगर मैंने बोला कि चलो डाई हाइब्रिड क्रॉस करके बताओ, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करोगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं तनिष्क? यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो जैसे हमने इसके पहले टॉल एंड डॉर्फ लिया था, सिंगल पेयर ऑफ लेना था ना, इसीलिए लिया, तो अभी हमको 2 पेयर लेना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बार लेंगे राउंड, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपनी दोनों चीजों को देखने वाले हैं। देखो किस तरीके से, राउंड एंड येलो, राउंड येलो, और उसके बाद हम लोग यहां पे देखेंगे रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। समझा क्या? इस तरीके से देखेंगे। अब देखो राउंड एंड रिंकल्ड, तो राउंड एक मतलब एक कैरेक्टर हो गया, और राउंड का उल्टा रिंकल्ड होता है, अपोजिट। यहाँ पे येलो एक कैरेक्टर हो गया और येलो का उल्टा ग्रीन होता है। तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुए बताओ? हुए ना। तो राउंड का हम लोग ले लेंगे आर आर, येलो का कैपिटल वाई, एंड रिंकल्ड का ले लेंगे स्मॉल आर, ग्रीन का स्मॉल वाई, और इनके बीच में क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या है यहाँ पे? 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट बट दो दो पेयर है, एक बार राउंड का है एक बार येलो का है, यहाँ पे एक बार रिंकल्ड का है एक बार ग्रीन का है, बट अपोजिट है। जैसे राउंड का अपोजिट रिंकल्ड, येलो का अपोजिट ग्रीन। समझा? इस तरीके से इनके बीच में क्या है, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। समझा? इसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। राउंड का ग्रीन नहीं ले सकते। प्रांजल, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैरेक्टर की बात करते हैं। जैसे कि मैंने हाइट बोला, तो हाइट में तुम लोग क्या लोगे? हाइट में टॉल एंड डॉर्फ लोगे, 2 कैरेक्टर हो गए। वैसे ही कलर में कौन से कैरेक्टर आएंगे? येलो एंड ग्रीन आएगा। समझा ना? तो अगर तुम राउंड और ग्रीन लोगे, तो राउंड और ग्रीन अगर देते हो तो कैसे रहेगा बताता हूं मैं तुमको, ध्यान दो। अच्छा तुम ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन ले सकते हो, तो फिर तुमको यहाँ पे येलो एंड रिंकल लेना पड़ेगा प्रांजल। समझे मैंने क्या बोला? फिर तुमको येलो एंड रिंकल लेना पड़ेगा। बट बेसिकली क्या होता है ना, सुनो जरा ध्यान से, हम लोग ना यहाँ पे डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैरेक्टर की बातें आती हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे हमेशा डोमिनेंट एंड डोमिनेंट आना चाहिए। तो राउंड एंड येलो डोमिनेंट वाले कैरेक्टर होते हैं। तो इसीलिए प्रांजल कह रहा हूं कि फिर से जाओ पेज नंबर 184 में, प्लीज जाओ जल्दी, तुमको दिखाता हूं मैं। जाओ पेज नंबर 184 में, फटाक से समझाता हूं इस कॉन्सेप्ट को आज। 184 में जाओगे ना, तुमको सबसे टॉप में उसी फ्लो चार्ट में दिखेगा कि डोमिनेंट वाले कौन से हैं, रेसेसिव वाले कौन से हैं। तो हमेशा डोमिनेंट को साथ में ही लेने का। तो राउंड के साथ येलो वाला ही लेने का, ऐसा नहीं करने का कि राउंड के साथ तुम लोग ना ग्रीन वाला ले लो, क्योंकि ग्रीन तो रेसेसिव कैरेक्टर है ना। तो तुम लोग डोमिनेंट को रेसेसिव के साथ कैसे ले सकते हो? डोमिनेंट को डोमिनेंट के साथ लेना होता है एंड रेसेसिव को रेसेसिव के साथ लेना होता है। ठीक है, तो अगर तुमने राउंड लिया है तो उसके साथ कोई वही कैरेक्टर को पेयर करने का जो डोमिनेंट हो। जैसे कि देखो राउंड के साथ येलो वाला, येलो भी डोमिनेंट होता है, राउंड भी डोमिनेंट होता है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? तो इसीलिए तो कह रहा हूं ना, आओ पेज नंबर 184 में, तुमको भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। ऐसा मेंडल ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, ये उनकी थियरी है, और उनकी थियरी को एक्सेप्ट कर लो, ऐसी ही थियरी है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया प्रांजल? जल्दी बताओ, प्रांजल का क्वेश्चन था ना? हाँ, समझा ना? ओके, तो ये है हमारे मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस की कहानी। ठीक है, इस बात को आप सभी को ध्यान देना है। आई होप आपको ये सब मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझा होगा। एक किसी भी बंदे को अगर थोड़ा भी नहीं समझा ना, थोड़ा भी नहीं समझा, अगर तुमको थोड़ा सा भी नहीं समझा, प्लीज टेल मी। ठीक है, मुझे तुरंत बताओ। चलो, अब अगला क्वेश्चन देता हूं तुम लोग को, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिस्क्राइब मोनोहाइब्रिड
क्रॉस। अब इसमें क्या करोगे तुम, पूरा का पूरा क्रॉस करके बताओगे, मतलब क्रॉस करके इसमें दिखाना पड़ेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। कैसे? पहले तुम लोग ले लोगे टॉल, टॉल यहाँ पे टॉल एंड डॉर्फ, फिर यहाँ पे लोगे टी, टी, फिर स्मॉल टी, स्मॉल टी, फिर क्रॉस कराने के लिए इसका लोगे कैपिटल टी, इसका लोगे स्मॉल टी, फिर इनका क्रॉस कर दोगे तुमको मिल जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उसके बाद तुमको यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे सेल्फिंग करोगे। तो यहाँ पे जब सेल्फिंग करोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो इस तरीके से करोगे। ठीक है विशाल, क्या नहीं समझा तुम्हें? विशाल क्या नहीं समझा, बोलो। इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा लेक्चर में आने का, एक भी लेक्चर अगर तुम लोग ना साइंस में अगर नहीं आओगे ना, दूसरा लेक्चर कभी नहीं समझता। हमेशा एक एक लेक्चर अटेंड करने का। विशाल आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज टेल मी, क्या नहीं समझा? मोनोहाइब्रिड नहीं समझा? ए यार तुमको रुको बताता हूँ मैं अभी। चलो अभी तुम पहले पेज नंबर 184 में जाओ विशाल, तुमको अच्छे से समझाता हूँ। पेज नंबर 184 में गए, निकाला, ठीक है। वहां पे तुमको एक टेबल मतलब एक चार्ट बना होगा, वहां पे देखो ये बटाना है, पेड़ पौधे बहुत सारे लगे हुए हैं। रुको ओम यार बताता हूं मैं, पहले इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होने दो। विशाल 16.7 बोलो जल्दी, मिला क्या विशाल? हाँ मिला। वहां पे देखो लिखा हुआ है डोमिनेंट एंड रेसेसिव, शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, है ना, पोजीशन ऑफ और हाइट ऑफ प्लांट, ये सब लिखा है। हर्षित नून एकेडमी में मिल जाएगा, रुको मैं बताता हूँ मिला क्या। हाँ वहां देखो शेप ऑफ सीड में दो है, एक राउंड एक रिंकल्ड दिया हुआ है, दिखा क्या विशाल? जो राउंड एंड रिंकल्ड है वो डोमिनेंट एंड रेसेसिव दिखाया हुआ है। देखो राउंड के बगल में आर लिखा है, रिंकल्ड के बगल में स्मॉल आर लिखा है, फिर ऐसे नीचे येलो के बगल में कैपिटल वाई, ग्रीन के बगल में स्मॉल वाई लिखा है। तो ये जो भी लिखा है ना, ये सब इसके कैरेक्टर होते हैं, किसी भी प्लांट के सब कैरेक्टर होते हैं। अब तुम ही बताओ, दुनिया में अगर कोई प्लांट है तो क्या होगा, उसका सीड का स्ट्रक्चर होगा, उसका कुछ कलर होगा, उसके फ्लावर का कुछ कलर होगा, उसके पॉड का कुछ ना कुछ कलर होगा, है ना, उसके पॉड के कलर के साथ उसका पोजीशन ऑफ द फ्लावर कुछ होगा, उसकी हाइट कुछ होगी। तो ये सब क्या होते हैं, हाइट, कलर ऑफ द पॉड, शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, ये सब क्या होता है, ये सब कैरेक्टर कहलाते हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें मेंडल को चाहिए, मेंडल ने क्या बोला कि ठीक है ये सब तो कैरेक्टर है, तो मेंडल ने क्या बोला कि हमें चाहिए कि अगर हम कैरेक्टर का क्रॉस करवाते हैं, मतलब कि एक हाइटेड प्लांट और एक छोटा सा प्लांट, स्मॉल वाला प्लांट, इन दोनों प्लांट का अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा। अगर हम ग्रीन कलर वाले और येलो कलर वाले प्लांट का क्रॉस करवाते हैं तो हमें किस कलर का प्लांट मिलेगा। अगर हम किसी भी कैरेक्टर को अगर हम लोग एक साथ लेकर के और उसका अगर क्रॉस करवाते तो हमें किस तरीके का प्लांट मिलेगा। ये सब रिजल्ट चेक करने के लिए मेंडल ने बहुत सारे प्रैक्टिकल एंड क्रॉस परफॉर्म किया। तो उन्होंने बहुत सारे टाइप के क्रॉस किए, लाइक मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, बहुत सारे। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले किया। इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे जरा ध्यान देना अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। अब इस क्रॉस में इन्होंने क्या बताया, ज्यादा ध्यान से देखने का। इन्होंने बोला कि मैं कोई भी एक कैरेक्टर उठाऊंगा, जैसे कि मैंने अगर हाइट उठा लिया, हाइट, हाइट भी तो हमारे प्लांट का कैरेक्टर होता है। अब हाइट में क्या हो सकता है, दो चीजें, या तो टॉल होगा या तो डॉर्फ यानी छोटा होगा, बटला होता है ना छोटा, ऐसा रहेगा। या तो टॉल रहेगा ना डॉर्फ होता है, यही तो हाइट हो सकती है ना, कोई इंसान छोटा होगा या बड़ा होगा, तो इसी प्लांट में भी कोई बड़ा या छोटा हो सकता है। और टॉल को हम किससे दिखाते हैं, टॉल को हम कैपिटल टी से दिखाते हैं, डॉर्फ को हम लोग स्मॉल टी से दिखाते हैं। बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना होता है, सिंगल सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो टॉल का कॉन्ट्रास्ट कौन है, डॉर्फ, और डॉर्फ का कॉन्ट्रास्ट टॉल है। बट मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है कि क्रॉस बिटवीन सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। सिंगल पेयर बोल दिया तो सिर्फ टी से काम नहीं चलेगा, यहां पे एक और लेना पड़ेगा, पेयर बोल दिया ना तो यहां पे पेयर लेना पड़ेगा और इनके बीच में क्रॉस करना पड़ेगा। सो दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
यानी देखो यहाँ पे दिस इज द क्रॉस का सिंबल, तो द क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर, यानी कि एक पेयर में दो आते हैं तो सिंगल पेयर हो गया ये, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, यानी टॉल एंड डॉर्फ आर दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर टू ईच अदर, ठीक है। सो इन्हीं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का एक दूसरे में क्रॉस करना ही हमारा कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर देखो, एक टॉल वाला है एक डॉर्फ वाला कैरेक्टर है, और इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स का हमें सिंगल पेयर लेना है और उन्हीं पेयर्स का हमें क्या करना है, क्रॉस कर देना है। समझ में आया क्या? हेलो विशाल, ऐसे ही तुम कोई भी ले सकते हो, तुम लोग ना ऐसे कोई भी ले सकते हो विशाल, कोई भी वट एवर यू वॉन्ट, तुम चाहो ना तुम राउंड येलो कोई भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर मान लो जैसे कि तुमको राउंड एंड रिंकल लेना है, तुम वहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर ले लो, एक राउंड हो जाएगा और एक रिंकल्ड हो जाएगा, तो है तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ही ना, राउंड और रिंकल्ड एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहलाते हैं, और उनका नीचे पेयर ले लिया कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये दोनों इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, इनके बीच में क्रॉस करूंगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगी। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? ओके, समझा ना इतना पक्का? अभी यहां देखो, तो डिस्क्राइब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मैंने ये क्वेश्चन दिया है, अब इसमें तुमको डिस्क्राइब करना है तो पूरा तुमको क्रॉस समझाना पड़ेगा। तो मैंने पहले दो कैरेक्टर ले लिए कॉन्ट्रास्टिंग, एक टॉल एंड डॉर्फ, इसका पेयरिंग ले ली, इसी पेयरिंग की हमने क्रॉस कर दी तो हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। अब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फिंग? सेल्फिंग क्या होता है? सेल्फिंग मतलब ये जो टी एंड स्मॉल टी है इनमें ही क्रॉस कर देना, यानी कि टी स्मॉल टी और स्मॉल टी इसी में खुद में कर देना, तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट? तो हमारा जो ये रिजल्ट है हम इसको नॉर्मली नहीं दिखा सकते, इसके लिए हमें एक स्क्वायर बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी एक ले लेंगे और दूसरा हम लोग यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसा ले लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, इसका और इसका करेंगे तो कैपिटल टी, फिर आगे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। समझा ना मैं क्या बोला यहाँ पे? इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो ये इस चीज को हम कहते हैं पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर, सो दिस इज द पनेट स्क्वायर। इस तरीके से हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, इसको अच्छे से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यस, मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, बहुत सही। यस विशाल, समझ में आया क्या तुमको? इसीलिए कहता हूँ विशाल, अब सोच लो, एक भी लेक्चर अगर अटेंड नहीं करोगे ना तो समझ जाना कि 10वीं में तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, ठीक है। जब तुम 10th में जाओगे ना तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी 10th में क्योंकि 10th में अगर कोई भी बंदा, देखो मैं तुमको बताता हूँ, मैं तुमको कभी ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि तुम लोग ऑनलाइन क्लास में बैठे हो, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम ना ऑफलाइन क्लास में ही बैठे हो, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा और ऐसे पढ़ाता ही हूँ मैं अभी भी, एकदम हंसा हंसा के एकदम पूरा ऑफलाइन जैसा फीलिंग आएगी, डोंट वरी। और अगर तुमने देखो, साइंस सबसे इजी सब्जेक्ट है, साइंस से इजी कुछ भी नहीं, ठीक है, साइंस से इजीएस्ट सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, बट हाँ साइंस ना, तुमको साइंस में कभी पढ़ना भी नहीं होता घर में, तुम ना घर में अगर साइंस में पढ़ोगे भी नहीं ना तो भी चलता है, बट सिर्फ क्या चाहिए, साइंस में समझना पड़ता है। तो तुम लोग को ना साइंस के एक एक लेक्चर को लाइन से अटेंड करना पड़ेगा, अगर तुमने एक भी लेक्चर छोड़, देखो साइंस सिर्फ उसी बंदे को हार्ड लगता है। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है अभी? ओके फाइन। एक्चुअली यहाँ पे ना कोरोना बहुत बढ़ गया है रे बाबा, मैं मुंबई में रहता हूँ और यहाँ पे कोरोना के केसेस हर दिन 32,000 बढ़ रहे हैं, पता है। और इस वजह से ना यहाँ पे पूरा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मतलब घर से बाहर कोई निकल नहीं सकता, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, घर से बाहर निकलोगे तो कोरोना पक्का हो जाएगा, गारंटीड है दरवाजा खुला नहीं कि कोरोना पक्का आ जाएगा अंदर, ऐसा है मुंबई में। मुंबई में मतलब तुम शक्ल नहीं दिखा सकते बाहर। सो और इंटरनेट का इशू भी, तो ये बात सोच के चलो, मतलब बहुत खतरनाक बढ़ रहा है, मतलब लापरवाही इंसानों की, और बहुत कुछ सिस्टम को खराब कर दिया।
तो इसीलिए मैं मुंबई में रहता हूँ, तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम गवर्नमेंट की भी होती रहती है, कभी भी यहाँ पे कुछ भी बंद कर देते हैं। ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, यस परफेक्टली। औरंगाबाद, ओके ठीक है फाइन। जहाँ भी मैं यहाँ का केस बताया, इस वजह से यहाँ पे वो इशू कर रहा है आजकल लोग, मतलब सिस्टम पता नहीं क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पे निकलती। यस, मैं क्या बता रहा तुम लोगों को मैं क्या बता रहा कि मोर हाइब्रिड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और हाइब्रिड क्रॉस भी मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इन बातों को आपको समझ के रखना। और हाँ, रही बात इंपॉर्टेंट साइंस की, तो साइंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और साइंस बहुत आसान सब्जेक्ट है। अगर तुम लोग ना साइंस में एक भी लेक्चर छोड़ोगे, तो इस बात को प्लीज यहाँ पे ध्यान दे रहा कि तुम्हारा फिर आगे का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो साइंस में एक भी लेक्चर छोड़ के मत जाना। ठीक है। वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही ना, मैं थोड़ा सा वो हॉटस्पॉट लेके रखा हूँ ना, लाइट पूरे जा चुकी एरिया भर की, और मतलब लाइट गई मतलब तो वाईफाई भी नहीं चलता। तो क्या कर सकते हैं, बट स्टिल आई एम टेकिंग इट ओके विद हॉटस्पॉट फाइन। ठीक है। हाँ हाँ, मैं खुद बाहर नहीं निकल रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। इवन इवन हम लोग कहीं जाते ही नहीं है। घर के अंदर चुपके से बैठे रहो, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि कोरोना हवा में आ गया है, सांस लोगे तो भी कोरोना हो जाएगा। भाई तुम लोग सब बच के रहो, हाँ, पेपर वगैरह आ रहा है। सिक्स क्लास है क्या, प्लीज टेल मी सर। सिक्स क्लास, छठवीं क्लास पढ़ोगे जय? अरे भाई नाइन्थ और टेंथ पढ़ो यार। ठीक है। तो कहीं बाहर जाओ मत, पेपर भी आ रहा है, बीमार हो जाओगे फुकट में तो फिर पेपर भी नहीं दे पाओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नहीं मैम, कभी ऐसा कुछ भी नहीं है, आ जाएगा यार, काहे टेंशन ले रहे हो। एक बार अगर कुछ हो क्या जाए टेक्नोलॉजी में, तो बच्चे ही बहुत दिमाग वाले हो जाते हैं, बच्चे सब बता सकते हैं ऐसा करो सर वैसा करो। सर फिर गांव में चले जाओ, गांव में जाऊंगा तुम्हारा लेक्चर कहाँ से लूंगा। बाकी मेरा गांव सेफ है, मेरे गांव में शादियां वगैरह हो रही सब कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता उधर। गांव के लोग, तुमको पता नहीं डब्ल्यूएचओ ने अभी क्या कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि इंडिया में विलेज साइड में क्यों कोरोना नहीं हो रहा है। द रीजन बिहाइंड इट की सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली है, प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई कभी किसी से मिलता ही नहीं है, और इतनी गर्मी होती है वहां पे, प्लस इन्वायरमेंट साफ है, और लोगों को जितना बुखार कोरोना में होता है उतना बुखार वहां के किसानों को रोज रहता है। सच में, दिस इज द रियलिटी। डब्ल्यूएचओ क्या कहते हैं मालूम है, कि इंडिया के लोगों की इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और उसमें भी ज्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग है जो गांव के लोग हैं, विलेजेस के लोग हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, यू नो? वो लोग कहते हैं, डब्ल्यूएचओ वाले, कि रीजन इसके पीछे का ये है कि वो लोग ना पहली बात तो ज्यादा काम करते हैं, और उस काम की वजह से जितना कोरोना में बुखार होता है लोगों को, उतना उनको रोज रहता है वहां के किसानों को। तो वो उतना उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है कि कोरोना जैसे को वो झेल जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। ठीक है, मतलब देखो कोरोना मतलब ये है कि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है ना, तो हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हो? अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हमको कोरोना नहीं हो सकता, हमको हो भी जाएगा ना तो भी अपने आप ठीक हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना कब मर गया। ऐसा होता है। नहीं पता तुम लोग को कोरोना के बारे में? अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोरोना होके भी मर जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा कि कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। इसलिए तुम लोग को एक बात कहता हूं मैं, रोज ना तुम लोग ऑरेंज खाया करो, ऑरेंज के साथ साथ तुम लोग ना, देखो वो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, वो मौसम्बी का जूस होता है, वो पीने का रोज। ठीक है, वो पीने का, और नारियल पानी पीने का, ये सब रोज पीने का, फिर कभी तुमको कोरोना होएगा ही नहीं, मतलब तुम्हारी अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी ना, तुम्हारे अंदर कोरोना आके भी मर जाएगा। ठीक है। यस। तो इंडिया भाई बहुत आगे हैं हम लोग। हमको कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो मुंबई के अंदर जितने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है ना, उनको भी कोरोना हो गया है। उनको लगता है हमने वैक्सीन ले लिया तो हम भगवान बन गए, लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो गया उन लोग को। कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसे हो रहा है। चलो ठीक है, यस क्वेश्चन पूछो तुम लोग अपना, मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं पूरा पसीने पसीने हो चुका हूँ इस वक्त, बट स्टिल चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अगला टॉपिक है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बोलो विशाल, डाउट 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 चिल्ला रहे हो, डाउट बताओ ना क्या है, मैं कैसे जानूंगा कि तुम्हारा डाउट क्या है।
अंतर्यामी नहीं हूँ यार, भगवान होता ना मैं, अब तक कोरोना को इधर से मार के भगा देता। ठीक है चलो, रुको यार, ये इमेज भी नहीं लोड हो रही है। आजा यार, जस्ट वेट। हाँ, ये लोड हो रहा है। हाँ ये देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब यहाँ जरा फोकस करते थोड़ा सा। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आने के चांसेस हैं? ठीक है, यहाँ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आ सकते हैं एग्जाम में, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला है हमारा, देखो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, मैं सभी के सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा, बता दूंगा कैसे लिखना है। इसको सबसे पहले टॉप में लिख के चलो, बड़ा करो। अब यहाँ देखो, देखो यहाँ पे फर्स्ट वन, यहाँ पे सबसे पहले बोलेगा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब डाउन सिंड्रोम, सबसे पहला क्वेश्चन। देन दूसरा क्वेश्चन है, पेज नंबर 189 में है, सब लोग देख लेना अच्छे से। दूसरा है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब टर्नर सिंड्रोम, डिस्क्राइब टर्नर सिंड्रोम। एंड तीसरा है अपना प्यारा सा क्लाइन फिल्टर, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है, बस ये तीनों आपको आ जाएगा, ये तीन के तीनों आपको याद रखना अच्छे से। ठीक है, इस बात को आपको समझना है परफेक्टली। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर हमारे जयेश ने दिया है कि एबनॉर्मेलिटीज इन क्रोमोसोम्स एंड म्यूटेशन इन जीन्स आर कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, चलिए अब इनके आंसर देखते हैं, अब इनके आंसर्स को देखते हैं। वाओ, लाइट आली रे आली। चलो अब इनके आंसर्स को देखते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, इसके आंसर्स को हम लोग यहाँ पे समझते हैं सभी लोग। ठीक है, कौन बोल रहा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोरोना एंड निमोनिया? इट्स ओके, इट्स ओके। देखो यहाँ पे निमोनिया, कोरोना हमारा एक वायरस के थ्रू होता है, ठीक है, और जो निमोनिया है ये हमारे इंडो पैरासाइट्स की वजह से होता है। निमोनिया में हमारे चेस्ट में इश्यू होता है, कोरोना में भी चेस्ट में इश्यू होता है, बट जो निमोनिया है ना, वो छोटे बच्चों में कफिंग ज्यादा करता है। एग्जैक्टली सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, कोरोना एंड निमोनिया में बहुत सिमिलरिटी है। वही काम निमोनिया, निमोनिया भी हो जाता है कोरोना की वजह से, और कोरोना बस इतना फर्क है, कोरोना भी ठंडे एरिया में होता है, निमोनिया भी ठंडे एरिया में होता है, तो सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है। डिफरेंसेस सिर्फ इतना है कि कोरोना जो है एक वायरस के थ्रू कॉज होता है, ये इन्फेक्शियस है, टच होने से भी फैल जाएगा, और जो निमोनिया है ये नॉर्मली पैथोजेंस की वजह से होती है। ठीक है चलो, हाँ यस यस दीप्ता। व्हाट इज सेकेंड वेव? सेकेंड वेव मतलब कोरोना की सेकेंड वेव आई है यार, अब इसको भी समझाऊंगा, ये फिजिक्स थोड़ी है। सेकेंड वेव मतलब कोरोना सेकेंड टाइम पे आया है। ठीक है, तो डिस्क्राइब, अभी तो थर्ड वेव भी आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो, कोरोना का तीसरा वेव भी आने वाला है, अभी एक दो महीने ये भी चलेगा। देखो देखो, मैंने बोला था ना, पिछले साल मार्च महीने में आया था कोरोना, और अप्रैल में बहुत फैल गया था। इस बार भी फिर से मार्च महीने में बढ़ना शुरू हुआ और फैल गया, अभी फिर से जुलाई अगस्त तक जाएगा और लॉकडाउन चलते रहेगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में ठीक होगा, फिर वापस से जैसे ही तुम्हारा पेपर आने वाला होगा 10th का, तो फिर से ये बढ़ जाएगा, फिर से इसका लेवल बढ़ जाएगा। समझा क्या? मेरी आवाज आ रही है? जब तक इसकी प्रॉपर वैक्सीन नहीं आएगी ना, तो समझ जाना कि तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक कोई सब ऐसे ही भटकते रहेंगे इधर से उधर। तो प्रॉपर दवाई आ जाए, भगवान से मनाओ कि प्रॉपर दवा मिल जाए यार, और अच्छे तरीके से सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि जब तक अच्छे से दवाई आएगी नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सुना है कि नहीं सुना है? जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो यार फटाफट। देखो, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में हमारा ट्राइसोमी क्रिएट होती है, ट्राइसोमी क्रिएट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे 21st
नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हमारा यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना अच्छे से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिसऑर्डर्स में, बेसिकली इस डिसऑर्डर्स में जो लोग होते हैं उनकी लाइफ स्पैन 16 से 20 ईयर्स तक की होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 क्रोमोसोम रहता है, परफेक्टली नमीरा। तो एक एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पे क्रोमोसोम आता है, वो भी 21वें नंबर पे। इस बात को आपको ध्यान देना है। जो वैक्सीन है ये श्रेयसी कितनी, मैंने अब तक वैक्सीन ली नहीं है श्रेयसी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, बट उनको फिर भी कोरोना हो गया है। और मैंने लिया हुआ कुछ नहीं है, क्योंकि मैं घर से बाहर निकलता ही नहीं हूँ। मैं 1 ईयर से क्वारंटाइन हूँ मैं कहीं भी नहीं गया, मेरे को हुआ नहीं कोरोना कभी भी, हाँ ऐसी बात नहीं है। बट मैं कहीं बाहर निकला ही नहीं, मतलब मेरे को घर से बाहर निकलने का ही नहीं है, खत्म कहानी मैं ना अपने आप को होम क्वारंटाइन कर रखा है 1 साल से। 1 साल से घर के अंदर ही बैठे ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, और बढ़िया घर में आराम से बैठे रहता हूँ, कोई फर्क नहीं। अरे खाना वाना घर के भीतर ही बनता है ना, घर के बाहर थोड़ी खाना बनता है यार ठीक है। ओ हर्षित, तुम पॉजिटिव हो, भाई अच्छा है कि तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो तुम दूर ही हो वरना तुम कितनों को फैला देते यार ठीक है, चलो ठीक है। रेजिन एंड गम क्या होता है, ये चीज तो तुमने दुकान में देखा नहीं है। रेजिन एंड गम दोनों प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट है, वैसे दोनों के दोनों प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट है, हमने साइंस में पढ़ा है ना, मैंने बताया भी था। बट ये कैसे दिखता है वो तो तुमको दुकान में खरीदो ना यार, एक बार आप गूगल कर लो, नहीं तो अब मैं कैसे बताऊंगा कि हाँ ये ऐसे दिखता है। मीन्स येलोइश कलर होता है और एकदम सॉफ्ट सा होता है। और अब समझो ना उसको, कैसे फील करो यार, ये फीलिंग वाली बात है, इसको कैसे बताऊं मैं, ठीक है। सॉफ्ट सा रहता है, ये हमारे प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। सर फिर निमोनिया ठीक होता तो कोरोना क्यों नहीं होता? अरे निमोनिया का वैक्सीन आ चुका है रे बाबा विशाल, निमोनिया का दवाई भी आ चुका है। निमोनिया एक इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। कोरोना भी होएगा ना बहुत साल बाद, कुछ लोगों को कोरोना भी 2 से 3 साल बाद इसकी अच्छी वैक्सीन आएगी अभी और अच्छे से, तब ना ये कोरोना भी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तब कोरोना भी ठीक हो जाएगा। ऐसी ही सब बीमारियां आती हैं, उनकी वैक्सीन बनती फिर ठीक। जैसे देखो अभी तुमने सुना नहीं, टीबी, पहले टीबी से कितने लोग मरते थे, फिर टीबी अभी देखो उसकी वैक्सीन आ गई, सब ठीक हो जाते हैं टीबी से। अभी किसकी दवाई नहीं बनी है? अभी एड्स की नहीं बनी, अभी अभी जो कैंसर होता है उसकी दवाई नहीं बनी है। इनकी भी दवाई अगर बन जाएगी ना, तो फिर इनसे भी लोग ठीक हो जाया करेंगे। तो दवाइयां बनेंगी तब ना, दवाइयां अभी बनी नहीं है। अभी भी तुम ये कोरोना की वैक्सीन ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको कोरोना कभी नहीं होएगा, तुम मस्त जिंदाबाद घूमोगे कितने लोग यहाँ पे मुंबई में वैक्सीन लेके फिर भी उनको कोरोना हो जाता है। चलो टर्नर सिंड्रोम की तरफ बढ़ते हैं। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, हमारा एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ध्यान देना, नॉर्मली ऑटोसोम्स में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स हमारा यहाँ पे आ जाता है। इस बात को आपको समझ के रखना है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। बेसिकली ये लोग स्टेराइल होते हैं, जिनको टर्नर सिंड्रोम होता है वो स्टेराइल होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेराइल? दे कांट रिप्रोड्यूस। वो कभी अगर मान लो किसी फीमेल को हो जाएगा तो वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, अगर मेल को हुआ तो वो भी कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे 44+X वाला सिस्टम क्रिएट होता है, ठीक है। एंड यू ऑल नो अबाउट क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। हु विल टेल मी द मीनिंग ऑफ क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम? टेल मी प्लीज। क्लाइनफिल्टर बताओ। सर लास्ट 400 ईयर से ऐसी बीमारियां आ रही हैं आफ्टर ईच 100 ईयर्स फ्रॉम 1720। हाँ अनुश्री तुमने सही कहा। अपनी एक ना प्लेग नाम की बीमारी भी आई थी, और जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं सब ये बाहर देश वाले फैलाते हैं। अपना इंडिया कभी बीमारी, देखो आज तक का इतिहास है, दिस इज हिस्ट्री, एंड प्राउड फील करो कि हम इंडियन है। अब तक की जितनी भी बीमारियां दुनिया में फैली हैं सब बाहर देश वालों ने फैलाया है, अधिक से अधिक तो चाइना वाले ने ही फैलाया है। और अपना इंडिया है ना, सभी बीमारियों को दवाई दिया है अपने इंडिया ने। और अपने इंडिया ने कभी भी कोई बीमारी ऐसी नहीं फैलाई। हमारे इंडिया में कभी भी ऐसी कोई बुरी बातें नहीं, क्योंकि हम ना दिल से अच्छे हैं, हम दूसरों का बहुत भला सोचते हैं, और यही हमारी अच्छाई हमको सबसे बेस्ट बनाती है, पता है। हम कभी किसी के बारे में, मतलब हम ये नहीं सोचते कि हम कुछ ऐसा कर दे तो हमारा फायदा हो जाए, हम दूसरों को लूट के खत्म कर दें, ऐसा नहीं होता है। हम लोग ना सब कुछ दान करते हैं, ऐसे हम लोग ना दिल के अच्छे होते हैं, ऐसा है। नॉर्मली हमारे घरों में ऐसे संस्कार दिए जाते हैं। बट अब यही चीज ना हम लोग ना अभी वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं ना, इस वजह से हम लोग भी सेल्फिश बनते जा रहे हैं, सबके सब लोग, जितने भी शहर के लोग हैं, लाइक मुंबई, कोलकाता एंड अलग अलग जगह में,
सब लोग सेल्फिश बनते जा रहे हैं, वो अपने लिए सोचते हैं, पहले अपना भला हो फिर दूसरे का भला देखा जाएगा, ये सोचते हैं सब लोग। और ये रीजन हमको भी उनके जैसा ही बना देगा एक ना एक दिन। तो फिर भी हम इंडियन से, पता नहीं जिस दिन हमारे इंडिया से कोई बीमारी फैलेगी ना तो पूरे अर्थ का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि हम सबसे भारी वाले आदमी हैं। जिस दिन हमसे कोई बीमारी फैलेगी उस दिन पूरी दुनिया का खत्मा हो जाएगा, कोई दवाई भी नहीं आएगी फिर। ठीक है, अभी फैलाने दो इन लोग को, जिस दिन हम लोग फैलाएंगे फिर समझेगा। फिर तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो यार, तुम ही लोग बताओ, पूरे वर्ल्ड में एक इमेजिन करो, दिस इज टोटली अबाउट बायोलॉजी यार। पूरे वर्ल्ड में जितने भी पब्लिक है, जितने भी बीमारियां होती हैं, सब बाहर देश से आती हैं। और हमारे इंडिया वालों की इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, तो हमको वैसे भी कोई जल्दी बीमारी होती नहीं है। जिस बंदे का इम्यून सिस्टम वीक है उसी को बीमारी होती है। तो आप ही बताओ, तो पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रांगेस्ट इम्यून सिस्टम वाले हम हैं, और अगर हमारे यहां से कोई बीमारी फैलेगी तो सोचो वो कितनी खतरनाक होगी ना, क्योंकि ऐसी बीमारी जो हमको भी बीमार कर दे। अब वो बीमारी अगर बाहर देश में जाएगी तो वो लोग तो पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम तो और एकदम कमजोर है। तब बताओ जरा, तो वो तो और जल्दी खत्म हो जाएंगे। हम लोग तो फिर सोचो जरा, पूरा दुनिया खत्म हो जाएगा, जस्ट बिलीव इट। ठीक है, तो बहुत बहुत ही हमारे इधर से जब फैलेगा ना तो इनको समझ में आएगा। तब ये लोग फिर हमारे भगवान के पैर पड़ना शुरू करेंगे, जय शिव शंकर, जय बजरंग बली, संकट मोचन, कृपा निधान बचाओ। क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम की तरफ आ जाओ चलो। तो क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम, तुमने ट्रांसजेंडर का नाम सुना होगा, बेसिकली इन लोगों को होता है क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम। ये साइंस के तरीके से सुन लेना, नॉर्मली ट्रांसजेंडर कहते हैं बट यस क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम रहता है किसमें, सेक्स क्रोमोसोम में। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मान लो किसी बंदे के अंदर, नॉर्मल बंदे के अंदर 44 ऑटोजोम्स और मान लो 2 एक्स क्रोमोसोम, यानी वो फीमेल है, तो उसके अंदर एक और एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। अगर मान लो कोई बॉय है तो उसके अंदर एक्स और वाई रहता है ना, तो उसके अंदर एक और एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। मतलब ये एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, तुमको पता है ना ये चीज के बारे में, तुमको अच्छे से बताता हूँ, जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेंडर कैसे बनते हैं देख लो यहाँ पे। देखो, हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 2 सेक्स क्रोमोसोम है। अगर मैं मान लो मेल हूं तो मेरे अंदर एक्स और वाई रहेगा, अगर मैं फीमेल हूं तो मेरे अंदर एक्स और एक्स रहेगा। और 44 ऑटोजोम्स होते हैं, वो सब में रहते हैं। ये 44 मेल फीमेल सब में सेम होते हैं, बस सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर मेल है तो एक्स वाई और फीमेल है तो एक्स एक्स रहेगा। तो क्या होता है, जिसको क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम होता है, तो टोटल 46 हुए ना, तो क्लाइंट फिल्टर वाले को 47 रहते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों में। तो फीमेल वाले भी ट्रांसजेंडर बन जाएंगे, मेल वाले भी ट्रांसजेंडर बन जाएंगे, जिसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा। और ये एक्स क्रोमोसोम की खासियत जानते हो क्या है, उन्हें के जो जैसे कि गर्ल्स लोगों का कैरेक्टर होता है, ऐसे पूरी बॉडी को मूव करते रहना, एंड ना क्या फेस को ऐसे मूव करते रहना, कैरेक्टर्स गर्ल्स वाले आ जाना। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉय है तो उसको बियर्ड भी रहेगा, लेकिन उसको गर्ल्स वाले कैरेक्टर लाइक ब्रेस्ट का आ जाना, ये सब कुछ हो जाता है। समझा, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम का रूल ही है कि पूरे के पूरे गर्ल्स वाले कैरेक्टर को लाना, एक्स क्रोमोसोम गर्ल्स वाले कैरेक्टर को ही लेकर के आता है। ठीक है, तो ये सब तुमको समझ के रखना है। ओके चलो, तो ये सब क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम में होता है। जयेश पूछ रहे कि सर जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों होता है कभी भी। अब ध्यान दो अच्छे से, मैं तुमको एक बात बताता हूं। देखो भाई, हमारा जो शरीर है, हमारी जो पूरी ह्यूमन बॉडी है, ध्यान से सुनना, रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूं, ऐसा कोई बताएगा नहीं। हमारा जो पूरा शरीर है, हमारा शरीर ना, हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी सेल से बनता है। जो हमारी स्किन ना, ये स्किन जानते हो, ये पूरे सेल से बनी हुई है, तुमको पता भी नहीं होगा। जो हमारी पूरी ये स्किन ना, चमड़ी, इसको काटोगे ना ऐसा छोटा 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 छोटा, तो अंदर तुमको एक सेल मिलेगा। ऐसे हजारों करोड़ों सेल से एक लेयर बनी है हमारी इतनी बड़ी पूरी स्किन, और इससे हमारी पूरी बॉडी बनती है, टिश्यूज वगैरह। यस परफेक्टली। जो सेल है ना, सेल के अंदर ना न्यूक्लियस होता है, और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान देना चाहिए, इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। मैंने तुमको सब पढ़ाया ये। और जो क्रोमोसोम्स है उसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए। तुम जानते हो ये डीएनए क्या चीज है, हम कैसे दिखते हैं, हमारे अंदर कैरेक्टर कौन सा है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारे बॉडी का कलर क्या है, हमारे हेयर का स्टाइल क्या है, यानी करली है, सिंपल है, नॉर्मल कैसा है, हमारी आंखों का कलर क्या है, हमारी हाइट कैसी है, हम कैसे हैं, हमारा सोचने का थिंकिंग कैसी है,
सब कुछ इस डीएनए में स्टोर्ड होता है, सारी इंफॉर्मेशन। सोचो, each and everything is stored inside the DNA, each and every information about the body's behavior, body's character, everything is stored inside the DNA। जो डीएनए होता है इसके अंदर सब कुछ होता है, सब कुछ, हमारे बॉडी का कलर, हम क्या थिंकिंग करते हैं, क्या सोचते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, कैरेक्टर क्या है, बॉडी कलर कैसा है, हेयर कलर कैसा है, स्किन कलर कैसा है, ऑर्गन कैसे हैं, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, सब कैरेक्टर्स। मतलब समझ लो यार, ये हमारे बॉडी का एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी की है, अगर जिसको किसी ने निकाल लिया ना एक सेल से भी, तो उसको सब कुछ हमारे बॉडी के बारे में पता चल जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसको पढ़ने आना चाहिए फिर। समझा? हाँ, परफेक्टली सत्यम। जैसे कि हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है, हमारी मेमोरी होती है ना, मेमोरी, हमारे कंप्यूटर की, हमारे फोन की मेमोरी है, समझ लो। जैसे मेमोरी में सब स्टोर्ड रहता है, गाने हैं, फोटोज हैं, सब कुछ, वैसे ये भी है, समझ लो ऐसा। तो अगर किसी ने डीएनए को निकाल लिया तो सब हमारे बारे में जान सकता है। समझा? यस, ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप बी, सुदर्शन, सब कुछ यार। क्या सुदर्शन, ईच एंड एवरीथिंग बोल रहा हूं तो सब कुछ, ठीक है, सब कुछ ये हमारा स्टोर्ड है, इसे आपको समझ के रखना है, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो अब आप ही बताओ, अगर ये डीएनए जो है, डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है। अब जरा ध्यान देना अच्छे से, मान लो मेरे अंदर का जो डीएनए है, मेरे अंदर का डीएनए कुछ ऐसा है, समझ लो यार, मैं बता रहा हूं, ठीक है, समझ लो। मेरे अंदर का डीएनए कुछ ऐसा है, ये आरएनए फिलहाल ऐसा है। अब अगर मान लो ये वाला जो खंबा है, खंबा मतलब न्यूक्लियोटाइड है फिलहाल, है ये। आपको 10th में बताऊंगा सब कुछ क्या होता है, अभी के लिए बस ऐसे समझ के रखो कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है, अगर मान लो इस न्यूक्लियोटाइड में मेरे ऐसा है, तो मैं इस तरीके से दिखता हूं। इनका स्ट्रक्चर मान लो अभी ऐसा है, तो मैं अभी जैसे मेरी बॉडी में वैसे दिखता हूं। अगर मान लो सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ चेंजेस आ जाए, यहां पे ना ऐसा कुछ इधर उधर हो जाए, मतलब इधर का इधर चला जाए, इधर वाला इधर आ जाए, आगे पीछे कुछ हो जाए, इस डीएनए के अंदर कुछ आगे पीछे अगर हो जाए, तो मैं, मेरी बॉडी भी बदल जाएगी ना, क्योंकि डीएनए का कैरेक्टर जैसा वैसे हमारी बॉडी भी रहेगी ना। तो अगर डीएनए में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएगा तो हमारी बॉडी भी बदल जाएगी ना। समझा कि नहीं समझा, बता रहा हूं यहाँ पे, समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि चेंजेस इन दी डीएनए और चेंजेस इन दी क्रोमोसोम, इसी चेंजेस को, या जीन्स, अभी तुमको तो पता होगा ना व्हाट इज जीन्स, जीन्स इज दी फ्रैगमेंट ऑफ द डीएनए। तो डीएनए और जीन्स में कोई फर्क है क्या? नहीं, डीएनए बस एक बड़ी सी चीज है और जीन्स डीएनए का ही पार्ट है तो जीन्स भी डीएनए जैसा ही ना, तो कोई डिफरेंस ज्यादा है नहीं। तो यानी कि ये जो चेंजेस है ना डीएनए में, या कहो जीन्स में कहो, या क्रोमोसोम में, बात एक ही होती है। इसी चेंजेस को हम म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन हो जाए समझो, ठीक है। और इसी म्यूटेशन की वजह से हमारे बॉडी में बदलाव आते हैं, जैसे हमारी नॉर्मल बॉडी होती है फिर वैसी बॉडी नहीं रह पाती, या तो फिर हमें क्लाइनफिल्टर हो जाएगा, या तो हमें टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, या तो हमें डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, या तो कुछ भी हो जाएगा। अगर हमारे डीएनए में बदलाव आ गया ना, तो हमारी पूरी बॉडी बदल जाएगी। समझा क्या? इस बात को ध्यान देना। तो ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, इन्हीं को हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। समझ गया? इस बात को समझ के रखना अच्छे से। डीएनए को बदल नहीं सकते क्या? बदल सकते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग डीएनए को बदल सकते हैं, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो चलो अभी निकलते हैं, कल एमसीक्यू लेके आऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, चलो। यस प्रांजल बोलो, मुझे वैसे भी तुम्हारी आवाज तो आएगी नहीं। हेलो सर, वो हाँ यस बोलो। थोड़ा सॉरी टू से, किसी वो की थोड़ा। आवाज नहीं आती है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। प्रांजल, मेरे को नहीं आ हाँ रही मुझे आपकी आ आवाज। रही है, आपको आ रही है? हेलो। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ अभी, ओके, बाय बाय, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।